नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द बैलून पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। तो आज की हॉन्टेड स्टोरी होने वाली है एक बहुत ही शानदार स्टोरी जो कि है म्यूटिनी मेमोरियल की। रिज रोड का खूनी पहरा। दिल्ली के नॉर्थ रिज की वो सड़क जहां से दिन में हजारों गाड़ियां गुजरती हैं और रात होते ही एक ऐसी दुनिया में बदल जाती है जहां जिंदा होना एक गुनाह होने लगता है। आज की दास्तान ऐसे शख्स की है जिसे एडवेंचर का बहुत शौक था, अर्जुन। जी हाँ, दिल्ली में नया नया शिफ्ट हुआ लड़का अर्जुन, जो कि बहुत ही खुले ख्यालों का, भूत पिशाच पे ना यकीन करने वाला लड़का, जिसे आत्माओं का नाम सुन के भी हंसी आ जाती थी। तो चलिए अर्जुन की उस खौफनाक रिज रोड की रात को आपसे शेयर करते हैं। अर्जुन एक रात को अपने ऑफिस से काम से कश्मीरी गेट से कमला नगर की तरफ अपने घर की तरफ को जा रहा था। ट्रैफिक से थोड़ा बचने के चक्कर में उसने एक शॉर्टकट लेने की सोची। उसने अपनी बाइक रिज रोड पे मोड़ ली। मौसम थोड़ा ठंडा था और रास्ते के दोनों तरफ घने कीचड़ के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने पूरा आसमान कैद कर लिया हो। वहीं उसकी नज़र अजीतगढ़ पे गई, जो कि दिखने में इतना अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके आर्किटेक्चरल डिजाइन में अर्जुन का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अर्जुन ने सुना था कि रात के समय अजीतगढ़ म्यूटिनी मेमोरियल के पास रुकना ठीक नहीं है, पर उसे लगा कि ये सब पुरानी बातें हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसने सोचा क्या ही होगा अगर मैं थोड़ी देर इस मॉन्यूमेंट के पास रुकूं। बस यही एक सोच उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। जैसे ही अर्जुन अजीतगढ़ के लाल पत्थर वाले टावर के सामने पहुंचा, उसकी बाइक ने एकदम से झटका खाया और बंद पड़ गई। अर्जुन ने किक मारी, हर चीज ट्राई की, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने नोटिस किया कि अचानक से वहां की हवा भारी हो गई थी। वहां आसपास कोई नहीं था, मगर फिर भी उसके आसपास से मार्चिंग की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कि हजारों सिपाही एक साथ मार्च कर रहे हों। अर्जुन ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और मॉन्यूमेंट की तरफ देखा। तभी उसे एक अजीब सी महक आई। ना तो मिट्टी की खुशबू थी और ना ही पेड़ पौधों की। वो जलते हुए बारूद, जिसे कि गन पाउडर कहते हैं, और पुराने चमड़े, लेदर, मतलब जो उस जमाने का लेदर होता था, उसकी महक थी वो। अर्जुन ने देखा कि मेमोरियल की दीवारों पर जो नाम लिखे हैं उनके पीछे से एक हल्की सी रोशनी चमक रही है, जिसे दीवार के अंदर कोई लालटेन जला रहा हो या चल रहा हो लेकर, इस टाइप से कुछ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और टावर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक लंबी सी परछाई टावर के ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। मगर वो कोई इंसान नहीं था, वो एक धुआं जैसा साया था जिसने 1857 की ब्रिटिश मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी। काइंड ऑफ कह सकते हो कि आप एक रेड कोट। लोग उसे ऑफिसर निकोलस कहते हैं। निकोलस का धड़ तो था, मगर उसके कंधों पे उसका सर नहीं था। अर्जुन वहीं जम गया। उसकी बॉडी एक ही जगह फ्रीज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका शरीर ठंडा पड़ने लग गया। निकोलस के साये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ खंजर था। निकोलस की आवाज में हवा में गूंजी, पर वो आवाज मुंह से नहीं, आसपास के पेड़ों से आ रही थी। वो कह रहा था, द लाइन इज ब्रोकन, होल्ड द रिच, द लैंड इज ब्रोकन, होल्ड द रिच, होल्ड द रिच। अचानक अर्जुन ने देखा कि रिज रोड के फॉग से हजारों और साए निकल रहे हैं। मतलब हजारों की तादाद में साए निकल रहे हैं। वो साए किसी और के नहीं हैं, बल्कि उस जंग में मारे गए हजारों भारतीय और ब्रिटिश सिपाहियों की आत्मा थी। वो लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। एक ऐसी जंग जो 150 साल पहले खत्म हो चुकी थी, वो हर रात वहां रोज लड़ी जाती है। यह सब देखकर अर्जुन बहुत डर गया और अपनी बाइक वहीं छोड़कर मेन रोड की तरफ भागा, ताकि उसे कोई मदद मिल सके। पर रिज रोड थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितना वो भागता जा रहा, उतना ही उसके सामने म्यूटिनी मेमोरियल सामने ही आ जाता फिर से। मतलब कह सकते हैं कि आप एक लूप में फंस चुका था। वो भागता जा रहा और वापस वहीं पहुंच जाता। थोड़ी देर तक तो ऐसे ही भागने के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई घोड़ों पर सवार होकर उसका पीछा कर रहा है।
घोड़े के टापों की आवाज अब उसकी बिल्कुल कान के पास ही थी। जैसे ही अर्जुन पीछे मुड़ा, उसने देखा कि घुड़सवार उस पे अपनी तलवार से हमला करने वाला था। उस घुड़सवार का चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ आग थी। अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए एक घाटी में गिर गया। घाटी काइंड ऑफ झाड़ी कह सकते हो या उस टाइप का, तो जो गड्ढा टाइप का होता है। रिज रोड है, अरावली की क्षेत्र है, तो उस जगह पे जो गड्ढे टाइप के बने होते हैं, तो उस जगह पे जाके वो गिर गया और बेहोश हो गया। जब अगली सुबह हो गई और उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा खुद को म्यूटिनी मेमोरियल की सीढ़ियों पे पाया। उसकी बाइक वहीं खड़ी थी, बिल्कुल ठीक हालत में, पर जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा, उसने देखा कि उसके हाथों पर पुराने जमाने का बारूद लगा हुआ है और उसकी शर्ट पे एक बायनोट से कट लगा था। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग निकोलस को स्मोकिंग का बहुत शौक था और माना जाता है कि आज भी निकोलस उसी रिज रोड पर मुसाफिरों को रोककर उनसे सिगरेट, सिगार ऐसी चीजें मांगते नजर आते हैं। पास ही में नॉर्थ कैंपस है और डीयू के स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि कई बार उस रास्ते से जाते समय उनकी बाइक और स्कूटीज पर वेट बढ़ जाता है, जैसे कि कोई उनकी स्कूटी बाइक के पीछे वाली सीट पे बैठा हो, मगर शीशे में कोई कभी नहीं दिखा आज तक। एक आवाज आती है कान में धीमी सी, डोंट स्टॉप टिल द म्यूटिनी मेमोरियल। बस इतनी आवाज आती है और अजीतगढ़ के सामने आते ही उनकी बाइक स्कूटी वापस हल्की भी पड़ जाती है, लाइक जैसे कोई उनके साथ बैठ के गया और वो वहां उतर गया। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पिछली सीट पे एक पुराना ब्रिटिश टाइम का कॉइन मिलता है। लोकल्स कहते हैं कि निकोलस हेल्प के लिए उन्हें रिवार्ड भी देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, निकोलस को उस जंग के दौरान एक हिंदुस्तानी लड़की से प्यार भी हो गया था, जो कि वहीं पास के गांव में रहती थी। जंग के दिन जब निकोलस को लगा कि वो नहीं बच पाएगा, तो उसने जंग का मैदान छोड़कर अपनी मोहब्बत के पास जाने की कोशिश भी की थी, मगर निकोलस को उसके ही साथ के लोगों ने ट्रेटर घोषित कर दिया था और उसकी ही नजरों के सामने उस लड़की को भी जान से मार दिया था। आज भी बहुत लोकल्स का कहना है कि निकोलस आज भी अपनी मोहब्बत का इंतजार उस अजीतगढ़ के सबसे ऊपर वाली खिड़की पे खड़ा होकर रानी झांसी रोड की तरफ देख कर करता है। तो दोस्तों, अजीतगढ़ सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, यह एक एहसास है, एक अधूरी मोहब्बत, एक गद्दारी और हजारों मौतों का बोझ। निकोलस आज भी वहां है। कभी वो सिगरेट मांगता है, कभी सिगार मांगता है, कभी वो अपनी प्रेमिका को पुकारता है और कभी वो सिर्फ रिज की सुनसान सड़क पर पहरा देता है। अगर आप भी कभी वहां से गुजरे और आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है या कोई आपसे सिगरेट सिगार मांग रहा है, तो गलती से भी रुकना मत, क्योंकि निकोलस के लिए वक्त 1857 में रुक गया है, पर आपका वक्त वो वहीं खत्म कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिष्ट। तो आज की हॉन्टेड स्टोरी होने वाली है बनारस की। जी हाँ, भगवान शिव का शहर, जो न जाने कितने नामों से प्रसिद्ध है। काशी, वाराणसी, मोक्षधाम, महाशमशान, विश्वनाथ नगरी, ऐसे कई नाम है। गंगा के तट पे बसा एक ऐसा शहर जहां लोग दूर दूर से गंगा के पानी में मोक्ष को प्राप्त करने आते हैं और भगवान शिव की भक्ति में विलीन होते हैं। लेकिन इस पवित्र शहर की मिट्टी में कुछ ऐसे राज भी दफन हैं जो सदियों से रूहों को तड़पा रहे हैं। मणिकरण घाट, जहां चिताएं कभी नहीं बुझती, और उसी घाट के बिल्कुल करीब है एक पुरानी हवेली, जिसे अब एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। मगर उस होटल के कई कमरे ऐसे हैं जहां आज भी सदियों पुरानी आत्माएं कैद हैं, और इनमें से सबसे डरावना है उस होटल का कमरा नंबर 303। कहते हैं सदियों पहले जिस जमीन पर होटल बना था, वो एक अघोरी साधु की गुप्त साधना स्थली थी। वह अघोरी, जिसे कपालिक बाबा के नाम से भी जाना जाता है, मणिकरण घाट की चिताओं की राख से अपनी साधनाएं करता था। काशी के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि उस अघोरी की शक्तियां इतनी थीं कि वो मृत आत्माओं से भी बात कर सकता था। अपनी शक्तियों और साधनाओं को बढ़ाने के लिए उस जुनून में उस अघोरी को इतना पागल कर दिया था
कि उसने एक रात कुछ ऐसा करा जिसे याद कर आज भी काशी के लोगों की रूह कांप उठती है। एक दिन उस अघोरी ने एक ऐसी साधना की जिसमें उसने एक कुंवारी लड़की की बलि देने की कोशिश की, मगर सही समय पर गांव वालों ने वहां आके उसे वो पाप करने से रोक दिया और अघोरी की ये हरकत देखकर गांव वालों ने गुस्से में आकर उसी जमीन के नीचे उसे जिंदा दफना दिया। मरते वक्त उस कपालिक बाबा ने श्राप दिया था, जिसने मुझे यहाँ कैद किया है उसकी आत्मा को कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, और जो भी इस जमीन पर अपना ठिकाना बनाएगा उसे हर रात मेरी तड़प सोने नहीं देगी। लोगों का मानना है कि उस अघोरी की रूह आज भी उस जमीन में कैद है। तो बात है साल 2021 में। आर्यन एक ट्रैवल ब्लॉगर की काशी घूमने आया। आर्यन को पुराने आर्किटेक्चर डिजाइन्स और एस्थेटिक बिल्डिंग्स और कब इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था, और ठीक उसी तरह उस होटल में भी आर्यन का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उसने फैसला किया कि चेक इन के टाइम पे मैनेजर ने उसे वार्निंग भी दी थी, जबकि साहब रात को बालकोनी का दरवाज़ा मत खोलना चाहे कुछ भी सुनाई दे, और हाँ कमरा नंबर 303 में रहने वाले अक्सर सुबह ठीक नहीं होते। आर्यन ने उस मैनेजर की बात को हंसी में डाल दिया। उन्होंने सोचा ये तो बस पुराने लोगों का वहम है। आर्यन ने रूम में चेक इन किया, थोड़ी देर आराम किया, उसे कुछ अलग नहीं लगा। रात के 12:30 बज रहे थे। गंगा के घाट पर सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ चिताओं की आग धीमी धीमी जल रही थी। आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान जो है एकदम से गिरने लगा है, जो कि नॉर्मली ठंडी रातों में होता ही है। उसकी सांसें अंदर ही अटक गई जब उसे अपने कान के पास एक धीमी गहरी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई संस्कृत में मंत्र धीरे धीरे पढ़ रहा हो। चाप 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 करके गंगा का पानी से निकल कर कोई चीज होटल की दीवारों पर चढ़ रही थी। आर्यन को लगा शायद कोई जानवर है, पर जैसे जैसे वो चप चप की आवाज आ रही थी वैसे ही मंत्रों का उच्चारण आवाज अब और तेज आ रही थी। उसने हिम्मत करके बालकोनी का पर्दा उठाया और साथ ही मंत्रों की आवाज और तेज हो गई। जैसे ही आर्यन ने पर्दा हटाया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक परछाई, काली परछाई जैसे जिसके हाथ बहुत लंबे और पतले थे, हवा में लटकी हुई थी, दीवार पर चिपकी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस दो चमकती हुई लाल आंखें आर्यन को घूर रही थी। उसके शरीर पर लाख राख लिपटी हुई थी और उसके शरीर में किसी जली हुई किस चीज की बदबू आ रही थी। वो परछाई धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ रही थी। आर्यन ने डर के मारे पर्दा गिराया और भाग के अपने बेड पे दुबक गया। तभी उसे याद आया कि उसने बालकनी का दरवाजा लॉक नहीं किया था। सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज गूंजी। बालकनी का पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। आर्यन ने कंबल के अंदर से जो देखा उसे उसकी रूह कंपा दी। आर्यन ने देखा कि वो परछाई कमरे के अंदर आ चुकी थी। उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ कमरे में जले हुए मांस की बदबू फैल रही थी। वो परछाई आर्यन के बेड के पास आके रुकी। आर्यन ने डर से अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास आके बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो, पर वो उसकी अपनी नहीं थी। वो आवाज एक अघोरी की थी जो कह रहा था, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम्हें भी कभी चैन से नहीं सो पाओगे, मेरा श्राप है। और उसके बाद आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर बैठ के उसका गला दबा दिया और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन जब सुबह होटल का स्टाफ ने रूम का दरवाजा तोड़ा तो उन्हें आर्यन बेहोश मिला। उसके पूरे बदन पर राख के निशान थे और बालकनी की दीवार पर लाल रंग से कुछ अजीब सिंबल्स बने थे। वो सिंबल्स अघोरी साधना के थे। आर्यन को कई दिन तक तेज बुखार रहा और उसे हर रात वही कापलिक बाबा की आवाज सुनाई देती थी। उसके बाद आर्यन ने कभी ब्लॉग नहीं लिखा। होटल स्टाफ ने बाद में बताया कि कमरा नंबर 303 अक्सर ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचता है जिन्हें पुरानी चीजों में इंटरेस्ट होता है।
और अघोरी का श्राप वहाँ इतना गहरा है कि कोई भी उस कमरे में चैन से नहीं सो सकता। आज भी रात के वक्त वहाँ अघोरी मंत्र की गूंज सुनाई देती है और कभी कभी उस होटल के बाहर गंगा में एक राख से लिपटा हुआ इंसान धीरे धीरे तैरता हुआ नजर आता है, जो सुबह होते ही गायब हो जाता है। बनारस में आज भी ऐसी कई राज हैं जो गंगा की गहराइयों में छिपे हैं। जब भी आप किसी भी पुरानी जगह पर जाएं तो ये बात याद रखें, शायद आप वहाँ अकेले नहीं हैं।